बच्चों, आज भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का यह आखिरी वीडियो होगा, आखिरी टॉपिक होगी सामूहिक अपनेपन का भाव। इस टॉपिक में आप सबसे पहले देखिए, ये बाल गंगाधर तिलक जी की तस्वीर है। इसमें बाल गंगाधर तिलक एकता के प्रतीकों से घिरे हुए हैं और धर्मों के पवित्र स्थान जैसे मंदिर, चर्च, मस्जिद इत्यादि सब कुछ जो है इसमें दिखाया गया है। ये आप साइड में देख सकते हैं। तो राष्ट्रवाद कब विकसित होता है? जब लोगों में सामूहिक अपनेपन का भाव आता है। तो राष्ट्रवाद की भावना तभी पनपती है जब ये लोग महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, तभी राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती है। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबद्ध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया? इन्हीं सब बातों का उत्तर हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि सामूहिक अपनेपन का जो यह भाव है, जो यह भावना है, वो आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के कारण ही पैदा हुई। और इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास व लोक साहित्य, लोक कथाएँ, गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। अब यहाँ पर आप एक चित्र देखिए, ये भारत माता का चित्र बनाया गया है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये भारत माता का चित्र है। एक राष्ट्र की मूर्त छवि है जिसमें माँ की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है। एक हाथ में माला उसके सन्यासी गुणों को रेखांकित करता है, ये माला है। और अपने पूर्ववर्ती रवि वर्मा की भांति रवींद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्र शैली विकसित करने का प्रयास किया जिसे सच्चे अर्थों में भारतीय माना जा सके। तो इस तरह की राष्ट्र की छवि, मूर्त रूप विकसित किया गया था। तो राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे यह आप अध्याय 1 में भी देख चुके हैं। फ्रांस की क्रांति में भी जो है महिला को ही राष्ट्र का प्रतीक बना करके क्रांतिकारियों ने जो राष्ट्र की पहचान है या एक राष्ट्र की छवि है उसको अमूर्त से मूर्त भाव दिया था। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। और 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। और यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी, जो आपको अभी मैंने बताया। और 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत भी लिखा, जो कि उन्होंने अपने आनंद मठ नामक उपन्यास में शामिल भी कर लिया। यह गीत बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो उसमें खूब गाया गया था। तो ऐसे गीतों से भी लोगों में सामूहिक एकता, साझेपन का विकास होता है। तो स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रवींद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। आप चित्र संख्या जो है कि 12 इसमें दिखाया गया है। और इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया। तो राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित
करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली जो लोक कथाएँ थीं उनको भी दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोकगीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। तो अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचा कर रखना जरूरी था। तो इस तरह से जो चीज़ें विकसित हो रही थीं वो सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित करने वाली थी। आप यहाँ पर जो है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में उनको दिखाया गया है कि नेहरू जी भारत माता के नक्शे को हृदय के पास रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है नक्शा। और बहुत सारे चित्रों में राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए भी दर्शाया गया है। तो माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना में बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब इसके बाद एक और देख लीजिए कि मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोक लोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। और उनका मानना था कि लोक कथाएँ राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यह लोगों के असली विचारों और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति हैं। तो जैसे जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के प्रतीकों, चिन्हों के बारे में और ज़्यादा जागरूक किया गया। लोग जागरूक होने लगे। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा भी, जिसका रंग हरा, पीला, लाल था, वो तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले कमल के 8 फूलों और हिंदुओं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र भी दर्शाया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है जो दिखाई गई, ये लोगों में सामूहिक एकता का भाव पैदा करने के लिए दर्शाई गई थी। और एक और तस्वीर आप इसमें देख रहे हैं, ये भारत माता की छवि है। इस छवि को रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल है, वह हाथी व शेर के बीच खड़ी है। ये दोनों ही शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। इसी तरह से इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे, या पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों के खोज में अतीत की ओर देखने लगे। तो उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। तो इस तरह से जो है कि ये भाव विकसित हुए। अब हम लोग ये देखते हैं एक निष्कर्ष के रूप में अंत में क्या है कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास भी किया। लेकिन जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग इच्छाएं और अपेक्षाएं रखते थे, और वो अपनी अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें भी बहुत व्यापक थी।
इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना मायने था, अर्थ था। तो अब हम लोग लास्ट में देखते हैं, ये महिलाओं का जुलूस है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब 1942 में शुरू किया गया था, तो बम्बई में महिलाओं के जुलूस को दिखाया गया कि महिलाओं ने कितना बढ़ चढ़ के जो है कि इसमें हिस्सा लिया था। ये पूरा कतारबद्ध तरीके से महिलाएं जा रही हैं इसमें। अब भारत छोड़ो आंदोलन का भी थोड़ा सा हम लोग इस यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं कि क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष पैदा कर दिया और इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण कर दिया जाए और अंग्रेज भारत तत्काल छोड़ दें, इसकी मांग की गई। और 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। और आपको याद होगा कि इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और स्वतः स्फूर्त से लोग जो है इस आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की, राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, वास्तव में जन आंदोलन था। इसमें जनता की भागीदारी थी, जिसमें छात्र, मजदूर, किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें नेताओं की सगरी भागीदारी भी देखी गई थी, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल से मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी। यानी ये पूरी तरह से जन आंदोलन था। हालांकि इस आंदोलन को अंग्रेज़ों ने 1 वर्ष के आसपास ही उनको समय लगा इसको दबाने में, और यह आंदोलन एक तरह से सफल नहीं हुआ। लेकिन इस आंदोलन का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? इस बड़े पैमाने व्यापक आंदोलन के कारण अंग्रेज़ों को यह महसूस होने लगा कि अब भारत में उनके दिन गिने चुने रह गए हैं। अब वो भारत को संभाल नहीं पाएंगे, भारत को उनको आज़ाद करना ही पड़ेगा। और इस आंदोलन को बेशक फौरी तौर पर देखने में आ रहा है कि यह सफल हो गया या इसको दबा दिया गया, लेकिन इसी का परिणाम निकला कि अंत में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद कर दिया। तो बच्चों, इसी टॉपिक के साथ इस चैप्टर का भी ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अब आप जो है इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये सत्याग्रह के विचार और सारी चीज़ें दी गई हैं, इसका अच्छे से आप उत्तर देंगे। और चर्चा करने वाला भी आपको दिया गया है, तो इसको भी आप लिखेंगे। और इसके अलावा हम आपको बहुत सारा मटेरियल रेडी रेकनर के रूप में देंगे, जिसमें आपको नोट्स के तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और क्वेश्चन एलॉन्ग विद आंसर भी PDF फाइल के रूप में मैं भेजूंगा, जिससे कि आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो हमसे सीधे संपर्क करके जान सकता है। थैंक यू वेरी मच।